नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं हरियाणा द्वारा आयोजित किया गया एच-टेट लेवल 3 का पार्ट 1 करेंगे हम। ये हिंदी के लिए था पीजीटी। इसका पार्ट 1 जो साइकोलॉजी का है उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके डीएसएसबी और आपका डीएसएसबी के सारे एग्जाम्स रहेंगे, उनमें काम आएगा। CTET में, सीटेट में और अन्य स्टेट के जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनमें ये काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अधिगम के अंतरण सिद्धांत ऑप्शन है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, रटन स्मृति का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है रटन स्मृति का सिद्धांत आंसर बनेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिगम का अंतरण सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। इसके 5 सिद्धांत हैं: मानसिक शक्ति का सिद्धांत, समरूप तथ्यों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत और समग्रतया पूर्ण विकार का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका जो बनता है आंसर, रटन स्मृति का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? थॉर्नडाइक संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम बताना वो जो नहीं है इनमें से। ऑप्शन: उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका आंसर है अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये किसका सिद्धांत है। ये IV पेवलोव ने दिया था। IV पेवलोव ने इस सिद्धांत को दिया था, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। इसने चूहे कुत्ते पर इस सिद्धांत को इसको लागू किया था, जिसमें लार का एग्जाम्पल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? स्मृति यानी कि जो स्मरण है, याद करने का सिस्टम है, वो कैसे? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, अधिगम होगा, पुनः स्मरण, धारण, पहचान। पुनः स्मरण, अधिगम, धारण या पहचान। पहले अधिगम होगा, पुनः स्मरण करेंगे, पहचान करेंगे, फिर धारण करेंगे, या अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अधिगम। पहले अधिगम करेंगे, सीखेंगे, फिर उसको धारण करेंगे, फिर रिकॉल पुनः स्मरण करेंगे और उसकी पहचान करेंगे, और जो अधिगम है वो आपका स्थायी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नहीं का ऑप्शन होता है और आप उस समय जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं, विस्थापन, प्रतिगमन, आत्मकरुणा। तो यहाँ पे सही जवाब है आत्मकरुणा। आत्मकरुणा जो है दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? ऑप्शन है जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की या कोलबर्ग। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ हम कुछ सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने भी यही सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसमें ZPD का रोल होता है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने।
इन्होंने अपना प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो, तो हमारा आंसर बनेगा लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें ZPD का रोल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक थे, ऑप्शन है आपके पास जेबी वॉटसन, विल्हेम वुंट, सिगमंड फ्रॉड या जेएम कैटल। तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? बताइए, ऑप्शन है विलियम बोन्ट, विलियम एच बर्टन, स्टैनले हॉल, जे ए हेडफील्ड, जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। क्वेश्चन 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, द्वैसपन देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, शब्दकोश बढ़ जाता है, मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। तो इसका सही आंसर है किशोर अवस्था की जो विशेषता नहीं है वो ये है कि जो शरीर का कुल भार है वो 20% होता है मांसपेशियों का। किशोरावस्था में ये तो आपने देखा ही होगा, द्वैसपन में डूबा रहता है व्यक्ति, शब्दकोश बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर से प्राप्त करता है, मानसिक योग्यता अपनी चरम सीमा पर होती है। इस अवस्था में व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करता है और क्षमता रखता है। तो सही आंसर है मांसपेशियों का नहीं वाला ये पूछा गया है, इसलिए कुल शरीर के भार का 20% जो है गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट किशोरावस्था में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? साहचर्य प्रविधि, समाजमिति प्रविधि, रचना प्रविधि या पूर्ति प्रविधि? तो इसका सही जवाब है समाजमितीय प्रविधि। ये व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है। यहाँ पे हम आपके लिए कुछ परीक्षण और उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम बता रहे हैं। TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन और मर्रे द्वारा बनाया गया, CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट लियोपोल्ड बेलक द्वारा, और स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोड्सा द्वारा, क्रॉस आउट परीक्षण प्रेसी द्वारा, और शब्द साहचर्य का जो है युंग के द्वारा। ये कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इन परीक्षणों का निर्माण किया, तो ये भी आपको याद कर लेने हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? शब्द साहचर्य परीक्षण, वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र, वाक्य पूर्ति परीक्षण या चित्र कथानक परीक्षण? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन 2, ऑप्शन 2, वुडवर्थ का व्यक्तित्वगत दत्त पत्र। ये प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना भाई। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। अधिगम क्या है? प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी हम कह सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है भाई, हाँ उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। ऑप्शन 4, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम नहीं भाई, ये ऑप्शन जो है असत्य है। इसका मतलब आंसर यहाँ ये बनेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? अभिप्रेरण भाई अंदर से आने वाली प्रेरणा। तो अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, सही है। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, सही है, निरंतरता होती है भाई अभिप्रेरणा मिलेगी तो। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करता है भाई, अभिप्रेरणा मिलेगी तो मनुष्य में एनर्जी आएगी और वो अपने कार्य को पूरा करेगा। बस ये ऑप्शन इसका असत्य है, तो ऑप्शन जो है आंसर है यही है, अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, ये असत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया? मस्तिष्क उद्वेलन
ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक समस्या दी जाती है जिससे बच्चे का दिमाग घूम जाता है और वो कुछ करने के लिए प्रयास ढूंढ करता है और कोई नया तरीका खोजता है। तो मास्क के उद्वेलन विधि का प्रतिपादन, ऑप्शन है आपके पास टॉरेंस, मायर्स, ऑसबर्न या गॉर्डन। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 3, ऑसबर्न। मस्तिष्क मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किया ऑसबर्न ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी भाई मानसिक गतिविधियां, दृश्य, चित्र, संज्ञान, संप्रत्यय या प्रस्ताव साध्य। तो ये सारी जो क्रियाएं आएंगी, मानसिक क्रियाएं हैं, गतिविधियां, मानसिक प्रक्रियाएं, ये संज्ञान से होती हैं भाई। ऑप्शन 2 आपका आंसर है, संज्ञान। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? जेपी गिलफोर्ड का भाई प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय, पहले यहाँ पे आंसर देख लेते हैं फिर इसके बारे में समझेंगे। ऑप्शन है आकृतिक, प्रणाली, सांकेतिक या व्यवहारिक। तो त्रिविमीय प्रारूप में विषय वस्तु के अंदर जो है आकृतिक, सांकेतिक और व्यवहारिक ये आते हैं, लेकिन प्रणाली नहीं आती। तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा प्रणाली, जो विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप है, 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। विषय वस्तु में देखो व्यवहारिक, शाब्दिक, सांकेतिक, श्रव्य, दृष्टि, ये पॉइंट्स आते हैं। संक्रिया में होता है संज्ञान, स्मृति, अभिसारी, अपसारी। और उत्पादन में होता है इकास्य, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, स्थानांतरण, आशय। ये इनके पॉइंट्स हैं। इन्हें हम इस जो सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत कहा जाता है। विषय वस्तु होती है, इसका अध्ययन करते हैं, फिर उसको संक्रिया करते हैं, अंतक्रिया करते हैं उन विषय वस्तुओं के साथ, और फिर उत्पाद होता है। तो इस तरह से बुद्धि का निर्माण होता है भाई। क्वेश्चन 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? डायनेमिक ट्रेट थ्योरी, पर्सनालिटी का, अभिवृत्ति, तीव्र इच्छा, स्थायी भाव या रूढ़िवादी। इसके जो हरियाणा बोर्ड ने ऑप्शन दिए थे 2 और 4, यानी कि तीव्र इच्छा और रूढ़िवादी, ये दोनों ही उसके गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 17। स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा क्या होती है? 20 से नीचे, 20 से 35, 36 से 51 या 52 से 67। तो इसका आंसर है भाई 52 से 67। आइए स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धिलब्धि स्केल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये स्टैनफोर्ड बी ने द्वारा बनाया गया बुद्धिलब्धि स्केल है। इसका निर्माण 1904 में किया गया था। उन्होंने बुद्धिलब्धि के आधार पर डिवाइड किया गया 140 से अधिक आईक्यू लेवल को, आईक्यू लेवल, तो उस बच्चे को प्रतिभाशाली, जीनियस माना गया। 120 से 100, यहाँ पे पहले हम जो सामान्य एवरेज है, एवरेज बॉर्डर को देख लेते हैं। एवरेज जो रखी गई है वो रखी गई 90 से 109। तो इससे नीचे के सुस्त बुद्धि, 70 से 79 मंद बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख, मोरॉन, 25 से 49 मूड, बिल्कुल, और 25 से कम महामूर्ख, जड़ बुद्धि। तो जो ये क्वेश्चन था, ये इस रेंज में ये सवाल आता है, मूर्ख वाले में 50 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया? आत्मसातीकरण, समविष्टीकरण, सांकेतिक या संतुलन। तो इसका सही जवाब है सांकेतिक, जो है सिंबॉलिक। इस नियम को जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया था। उन्होंने आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, समष्टीकरण, अकोमोडेशन और संतुलन, इक्विलिब्रियम, ये तीनों सिद्धांत उसमें दिए थे। आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन क्या होता है कि ज्ञान अर्जित करना होता है और सूचना एकत्रित करते हैं, जो कि एक तरह का नया ज्ञान होता है। उस नए ज्ञान को प्राप्त करना आत्मसातीकरण होता है। दूसरा पॉइंट था समाविष्टीकरण, अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, पुराने ज्ञान की मदद से नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
पुराने ज्ञान से जोड़कर नई चीज़ों को जो हम देख रहे हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। तीसरा पॉइंट था उसका संतुलन, इक्विलिब्रियम। तो नए ज्ञान और पुराने ज्ञान के बीच में तालमेल बैठाकर सही तथ्य का स्थायी करना, ये संतुलन था, इक्विलिब्रियम। तो ये 3 पॉइंट्स जो है जीन पियाजे के सिद्धांत में थे: आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, समाविष्टीकरण, अकोमोडेशन, संतुलन, इक्विलिब्रेशन। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा गहने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान के सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? ऑप्शन: समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, बहुविभेदन विभेदन अधिगम। तो इसका सही जवाब है समस्या समाधान अधिगम गहने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान की सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। इसमें 8 स्तर रखे गए हैं। सबसे ऊपरला स्तर जो है समस्या समाधान अधिगम। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए, गहने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान की सिद्धांत, इसका उच्चतम स्तर है समस्या समाधान। इसके 8 स्तर हैं जिसे हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। संकेतों से उद्दीपन की श्रृंखला बनाकर शब्दों का वर्गीकरण कर संप्रत्यय के नियम बनाकर समस्या का समाधान किया। इसको 2-3 बार आप जब कविता के तौर पर देख सकते हैं या एक स्टेटमेंट के तौर पर इसको याद कर सकते हैं। तो इसके हम इनको नियम से मिलाते हैं। संकेतों पहला जो पॉइंट है इसका स्टेप है संकेतिक अधिगम। उद्दीपन की श्रृंखला यानी उद्दीपन अनुक्रिया, सेकंड स्टेप इसका, सेकंड चरण। श्रृंखला बनाकर यानी श्रृंखलाबद्धता, तीसरा चरण। शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्द सहचर्य, वर्गीकरण, पांचवा स्टेप वर्गीकरण विभेदीकरण। नियम बनाकर, संप्रत्यय के नियम बनाकर, तो संप्रत्यय अधिगम, और 7वां स्टेप नियम अधिगम यानी संप्रत्यय से नियम बनाकर। 8वां स्टेप जो अंतिम चरण है इसका समस्या का समाधान, तो समस्या का समाधान किया। संकेतों से उद्दीपन की श्रृंखला बनाकर शब्दों का वर्गीकरण कर संप्रत्यय के नियम बनाकर समस्या का समाधान किया। ये 8 चरण इसके इस ट्रिक में आ जाते हैं। गहने ने जो नियम दिया उसका उच्चतम स्तर पूछा गया, समस्या समाधान। अगर पहला स्तर पूछते हैं तो सांकेतिक अधिगम। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि स्किनर से कौन सा चरण जो है इसका मेल खाता है, तो आपको दूसरा स्टेप जो है उद्दीपन अनुक्रिया का चरण है वो गहने का स्किनर से मैच करता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन 20, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण CAT लागू हो सकता है? 2 से 5 के लिए, 0 से 4 के लिए, 16 से 18 के लिए या 3 से 10 के लिए। तो जो CAT है, CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये 3 से 10 के लिए है। 3 से 10 आयु वर्ग के लिए सही आंसर है 4 ऑप्शन। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जो है एज रेंज है 3 से 10। इसमें 10 पिक्चर होती हैं जो उस बच्चे को दिखाई जाती हैं उसकी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। इसमें उसे उन पिक्चरों से एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है। उस स्टोरी को क्रिएट करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे के अंतर मन में क्या चल रहा है और उसकी पर्सनालिटी कैसी होने वाली है। वो क्या सोच रहा है, जैसा सोच रहा होगा वैसे ही उसकी आगे विकास होगा और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन 23, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है? ऑप्शन: नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो इसका सही जवाब बनेगा विकासात्मक मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ऑप्शन है सुरक्षा, भूख, प्यास या विश्राम। तो देखो, हमारे शरीर को जन्मजात तौर पे देखा जाए, एक बच्चे को ही समझ लो आप, छोटा बच्चा, भूख लगेगी उसको, प्यास लगेगी और आराम की भी उसको ज़रूरत होती है। लेकिन सुरक्षा जो है, छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि क्या खतरा है क्या नहीं, वो डरता भी नहीं है उस समय, तो सुरक्षा उसका जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ये 3 हमारे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं: भूख, प्यास, विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो व्यवहारिक दृष्टिकोण
ऑप्शन है खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना, जैविक घटनाओं का पर केंद्रित है, या पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण किस पे भाई? खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? ऑप्शन इदम, अहम, पराहम या पित्त प्रकृति। तो इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन इदम, इड। ये ईगो, ये सुपर ईगो। तो सुखवादी भाई, सुखवादी पूछा गया है इसमें, सुखवादी, पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। तो इदम में इस स्टेज पर जो बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर ये ज़्यादा हैवी हो रहा है इड, तो वो हमेशा यही सोचेगा कि भाई अपने आनंद की अनुभूति करे, ना चाहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल, क्वेश्चन नंबर 27, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कॉल, ग्रूस, मैकडूगल, हर्बर्ट स्पेंसन या जी स्टेनले हॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉल ग्रूस। कॉल ग्रूस ने खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक। क्वेश्चन 28 देखते हैं, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो पहला बुद्धि परीक्षण पहले भी आ चुका है, अल्फ्रेड बीने और साइमन ने बनाया 1904 में, और इसको लागू किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? भाई मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती हैं, मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती हैं, मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है। मनोशारीरिक स्वभाव है, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती हैं नहीं, मूल प्रवृत्ति भाई लाइफ टाइम चलती रहती हैं। तो इसलिए गलत कथन हो गया मूल प्रवृत्ति वाला, ऑप्शन 3 इसका यहाँ पे आंसर बनेगा, गलत कथन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? जेम्स ड्रेवर द्वारा ऑप्शन है अपरिष्कृत संवेगों का चरण, मनोभाव का चरण, आत्मसम्मान चरण, पारंपरिक चरण के अनुरूप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, पारंपरिक चरण के अनुरूप। जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। ये आप गूगल से या कहीं से आप सर्च करके पता कर लेंगे जेम्स ड्रेवर के जो चरण हैं कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी साइकोलॉजी के, जो कि आपके DSSB के लिए बहुत उपयोगी होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एजुकेशन, दीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। धन्यवाद। और हाँ साथियों, इस सेट का एक भी आंसर गलत नहीं है। ये उसकी ऑफिशियल आंसर की निकालने के बाद ही आपको ये सब आंसर्स सॉल्व करके बताए गए हैं। अगर आपको ये पेपर और आंसर की चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या अपने लिंक पे प्रोवाइड करा देंगे।